नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ हिस्ट्री क्लास 7th का पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स और भाग 1 है। आई होप इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा दिया, सेकंड चैप्टर भी पढ़ा दिया। आप लोग वीडियो में प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसमें जाएंगे, आप सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत बच्चों ने वीडियो देखा भी है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज हम लोग जो है दिल्ली सुल्तान पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ से अब जो हिस्ट्री है शुरुआत होता रहेगा। और इसमें क्योंकि वीडियो चैप्टर हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल कि मैं अगर एक वीडियो में पढ़ाऊँ तो मुझे लगता है कि 40 to 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में 2 पार्ट्स कर दिए। ये पार्ट 1 है, देन पार्ट 2 भी आ जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग अभी द रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में बात करेंगे, कौन किसका क्या टाइम था, देन उन टाइम में कितने मस्जिद बनाए गए, सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है, यानी न्याय का जो एक सर्किल है उसके बारे में जो वो बात कर रहा था। उसके बाद से कैसे वहाँ पे जो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे खबर निकाली गई, ये सारी चीज़ें हैं। और बर्थ राइट क्या है, जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है, ये पूरा ही मैटर वैसे हिंदी में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हेल्प मिल पा रही थी, बट ड्यू टू इंग्लिश कंटेंट की वजह से वो उतने बेनिफिट उन्हें नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए पूरी चीज़ को ही हिंदी में किया गया, ताकि सारे बच्चे जो हैं जिन्हें बहुत आसान वे में सारी चीज़ों को समझ सके। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो है चैप्टर 3 है दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बहे, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि कैसे तंजावुर जो साम्राज्य है उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मतलब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। अब देखिए, तो ये लिखा होकर देखा गया कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना, यानी 12th सेंचुरी में बना। तालिका 1 पे नजर डालिए पहले। हाँ, ये अभी द रूलर्स ऑफ दिल्ली जो टेबल 1 है, ये हम लोग अभी आगे के में पढ़ेंगे। देन हाँ, तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो किनके राज्य में टाइम में? तो लिखा हुआ कि तोमरों और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली जो है वो एक कॉमर्शियल हब पॉइंट बन गया। देन दिया हुआ है कि मंदिरों का निर्माण कराया गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैसे जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलिया वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और यानी कि एट द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश्ड। और उसके बाद से दिया, इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला था। तो अब हम लोग टेबल पे 1 पे नजर डालते हैं, तो देखिए ये सबका टाइम पीरियड हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले राजपूत डायनेसिटीज दिया हुआ है, यानी राजपूत वंश, जिसमें पहला तोमर दिया गया है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो कब है? आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 है। देन उसके बाद से अंगपला जो है उनका टाइम कब तक है? तो 1130 टू लेके 1145 तक है। देन चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनका टाइम कब है? 1175 टू लेके 1192 तक है। देन अर्ली टर्किश रूलर्स जो आए थे, यानी कि प्रारंभिक तुर्की शासक थे, उनका 1206 से लेके 1290 तक है। तो बोला ही जा रहा है कि जो ये दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वहीं स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में। तो देखिए यहाँ से मेन शुरुआत हो जाती है। तो इसमें कौन है? सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिनका पीरियड जो है 1206 से लेके 1210 तक है। देन सेकेंड है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका टाइम पीरियड जो है 1210 से 1236 है। रजिया का 1236 टू 1240 है। और उनके बाद से जो है गयासुद्दीन बलबन का पीरियड जो है 1266 से लेके 1287 है। उसके बाद से खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक डायनेस्टी है, देन सैयद डायनेस्टी है, देन लोधी डायनेस्टी है। तो देखिए
खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी है, उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी है। देन तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और सैयद वंश में देख लीजिए तो खिज्र खान है। और लोधी वंश में जो है बहलोल लोधी है। तो इनका पीरियड जो है सैयद वंश में देखिए 1414 से लेकर 1441 तक है, और लोधी डायनेस्टी का 1451 से लेके 1526 था। तो ये तो सारे पीरियड देख लिए जो हम लोग ने द रूलर्स ऑफ दिल्ली के। अब देखिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिया हुआ है कि हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास या तारीख एक वचन है, त्वारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो देखिए प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज था वो क्या था, पर्शियन था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। उसके बाद से देखिए पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण थे। 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। सबसे पहले क्या था कि कागज तैयार करना, मीन्स की प्रिपेयरिंग द पेपर। दूसरा है लेखन कार्य यानी राइटिंग द टेक्स्ट। तीसरा है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, मीन्स मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। और चौथा है जिल्द तैयार करना यानी प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। जब पूरा प्रिपेयर हो गया तो उसको एक बाइंड कर देना। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि इसीलिए अंडरलाइन मैंने सब कुछ किया हुआ है ताकि आपको बहुत आसान वे में सारी चीज़ें समझ में आए कि यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट हो गया है। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पे बल देते थे। तो अब देखिए जो न्याय संगत जो शासन है उसका क्या बोलता है, यानी न्याय चक्र क्या बोलता है, यानी कि व्हाट द सर्किल ऑफ जस्टिस टेल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदबिर ने लिखा है, क्या लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते। वेतन आता है किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। यानी कि हर एक चीज़ जो है, एक पहलू जो है दूसरे पहलू से जुड़ा हुआ है। अगर एक पहलू की सही नहीं जाएगा तो दूसरा पहलू से जुड़ा हुआ है तीसरे से। तो ये वही बोल रहा है कि यानी कि राजा जब तक न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा नहीं देगा तब तक क्या होगा कि वो सैनिकों को नहीं चला सकता, सैनिक बिना वेतन के नहीं चल सकते। और वेतन आता कहाँ है तो सैनिकों से किसानों से एकत्र किए जाते हैं, और किसान तभी राजस्व चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। तो यही जो सर्कल ऑफ जस्टिस है यानी न्याय चक्र बताता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने इसमें पढ़ा था। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, यानी कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, अ सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. तो ये सर्किल ऑफ जस्टिस में बात की गई है, यानी कि न्याय चक्र में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। देन देखिए इसमें आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है बर्थ राइट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार, उसके बाद से जेंडर डिस्टिंक्शन की भी बात की गई। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। वेरी नेचुरल था कि आप जब उसमें पोएट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सेक्रेटरीज थी, देन लर्न्ड मैन थे, तो ये सारी चीज़ें उनमें जब उनके प्रेस फॉर्म में उन्हें लिखते थे तो किस लिए सोचते थे कि उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, इनाम इकराम, ये सारी चीज़ें मिले। तो ये है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पे आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने का सलाह देते थे। तो अभी हम लोग जन्मसिद्ध अधिकार भी पढ़ लेंगे यानी बर्थ राइट, और लिंग भेद यानी जेंडर डिस्टिंक्शन भी पढ़ लेंगे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सिंहासन पे बैठी, जिनका पीरियड जो था 1236 टू 1240 था। उस युग के इतिहासकार मिनाज
मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। मीन्स कि उस टाइम जो था मोस्टली जो रूलर्स थे, मोस्टली क्या हम रूलर्स जितने भी रूलर्स थे वो मेन थे, वुमेन वर नॉट अलाउड। तो उसमें रजिया सुल्तान एक ऐसी पहली वो शासिका बनी भारतीय। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो वो भी मुस्लिम शासिका थी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था लोगों को एक्सेप्ट करना कि नहीं हाउ शी विल रूल। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए एक टेबल है जो बता रहा है कि हाँ जो रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार क्या क्या थे। तो लिखा हुआ है कि मिन्हाज इस सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, मीन्स इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, रजिया सुल्तान जी को बोला जा रहा है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्यों हासिल किया हुआ है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड है वो 1262 से लेकर 1289 तक है, के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा जो उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। देखिए रजिया सुल्तान जी ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को ये प्रमोट करूं कि नो आई एम अ मैन और मैं सुप्रीमेसी हूं टू अदर्स मैन। उनका ये था कि अगर मैं महिला हूं तो मुझे भी ये अधिकार होना चाहिए कि मैं शासिका बन सकूं, और मुझे उनका इक्वालिटी जो है वो चाहिए मुझे, और एज वेल एज इक्विटी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो इनका ये थॉट था। अब देखिए जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंस ये टेबल फॉर्म में है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म सिद्ध अधिकार का क्या मतलब होता है, यानी कि जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार का दावा करता है उसे जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। मींस बर्थ राइट प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए कि लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला हुआ है। दूसरा है लिंग भेद यानी जेंडर डिस्टिंक्शंस, यानी कि सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड men. Usually, these differences are used to argue that men are superior to women. यानी कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पे यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो हम लोगों ने जेंडर डिस्टिंक्शन पढ़ा, दूसरा बर्थ राइट पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। कैसे हम लोग ने देखा कि रजिया सुल्तान के बारे में जो मिन्हाज सिराज थे उनका क्या थॉट प्रोसेस था, कि वो बोलते थे कि जब खुदा ने इनको मर्दों की सूची में नहीं डाला गया है तो इनको इतनी सुंदरता या फिर इतनी काबिलियत क्यों रखी गई है जब इनका जो काम का ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सेलेंट क्वालिटीज़ हैं, जब ये उस कैटेगरी में नहीं आती हैं, यानी कि मेल में नहीं आती है, तो इनकी खूबी का होना कोई इसमें वो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने इसमें पढ़ी कि मिन्हाज सिराज क्या सोचते थे। अब देखिए आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो गौरीशन शहर से साम्राज्य तक हुआ। कैसे एक गौरीशन शहर से वो साम्राज्य बन गया। तो द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। तो ये देखिए दिया हुआ है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों का क्या मतलब होता है कि रक्षक सैनिकों की टुडियों को गैरिसन बोला जाता था, कि निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से पर शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर करना पड़ता था। तो ये बता रहा है कि कैसे वो पहले स्ट्रगल किए, देन कैसे उनका एक्सपेंशन हुआ। दूसरी पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक जो सूत्र
सूत्र थे वो छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौतियां मिलती रहती थी जो जरा सा भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन जो है किसका संस्थापन तो दिया हुआ कि गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वो किस किस पीरियड में हुआ और किस में सबसे ज्यादा हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, बॉक्स में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है भीतरी प्रदेश और दूसरा है गैरसन शहर। भीतरी प्रदेश का मतलब हिंटरलैंड होता है, यानी द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और ए पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, तो उन्हें हम हिंटरलैंड या फिर भीतरी प्रदेश कहते हैं। दूसरा जो है वो गैरिसन टाउन है, वो क्या है, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, यानी फोरफिटेड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन शहर कहा जाता था। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग ने इसमें पढ़ी हैं। अब देखिए हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे कि कैसे जो कैंपेगन जो चला, जो इतना स्ट्रगल था, तो कैसे वो कैंपेगन जो है वो पहले स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद से वो कैसे उसका विस्तार हुआ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, तो इस पार्ट में अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देन उसके बाद से इसमें जो जितनी भी उस टाइम में जो दिल्ली सुल्तान के टाइम में कितनी मस्जिदें बनाई गई थी, कौन कौन बनाए, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन ये वीडियो खत्म हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो खिलजी और तुगलक वंश के टाइम में जो कंसोलिडेशंस हुए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आई होप पूरी चीज़ें मैटर जो है वो हिंदी में है, तो आपको मेरी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं जो बोल रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना मैं जानती हूँ उतना दे सकूँ, और मैं और भी स्टडी करती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा जो ये इफ़र्ट है, आप लोग, आई होप आप लोग जितना ज़्यादा इस मैटर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए आते हैं कि कैसे उनका जो स्ट्रगल है अब वो कैसे एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गौरसन शहर या शहर बसाए गए थे। तो ये इस तरह से जो गैरिसन टाउन है वो इस तरह से बसाए गए थे, ये इनके बारे में। दूसरा विस्तार कब हुआ, तो दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। अभी आएगा मानचित्र, उसमें देखेंगे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। तो सैनिक अभियान किस टाइम में शुरू हुआ था, तो सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुआ और उसने अपना जो चरम सीमा है वो मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पे पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेवाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इतने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये प्रश्न है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, क्योंकि सैनिक अभियान जो है वो शुरू हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें देखिए हम लोग मैप में समझ सकते हैं कि कैसे जो है सैनिक अभियान जो है वो डिफरेंट एरिया में शुरू हुआ था। यहाँ से देखिए कैंपेगन जो है वो दिल्ली से शुरुआत हुई, उसके बाद से वारंगल, इसमें देखिए बहुत सारी जगह, रणथंबोर है, चित्तौड़ है, गुजरात भी है, देवागिरी है। देन उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए तो वारंगल तो हो गया, तंजावुर है। तो ये सैनिक अभियान थे जो शुरुआत हुए थे और किस किस टाइम पीरियड में हुए थे वो भी दिया हुआ है। तो मंडू जो है 1305 में हुआ था, चित्तौड़ में जो है वो 1303 में हुआ था, देन गुजरात में 1299 में हुआ था, रणथंबोर में 1301 में हुआ था। तो ये जो है सैनिक अभियान शुरू हुए थे।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोग ने इसमें पढ़ ली थी। देन आप मैप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैप का बहुत ज़्यादा काम आ जा रहा है। तो आप जो है एक बार उसको एक बार भी देख लें कि कहाँ, इवन क्लास 6 में भी जब हम लोग ने साइट्स पढ़े थे तो उसमें भी दिया हुआ था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी साइट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को हमेशा कंसीडर करने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए कि हाँ ये एग्जिबिटिंग साइट्स थे, इस क्लास 6 में हम लोग ने पढ़ा था, और ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है मस्जिद निर्माण किए गए, उनको क्या कहा जाता था, उनका मतलब क्या होता था। दूसरी चीज़ ये कि कौन मस्जिद किस समय में उनका निर्माण हुआ। अब देखिए आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र 2 देखिए, ये चित्र 2 आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुबल उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कोहना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। जो मीनार है वो 3 सुल्तान यानी कि अला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए थे। तो ये जो चित्र दिखा रहा है वो चित्र हमें ये बता रहा है कि कैसे 12वीं सदी के आखिरी में ये दशक में जो है वो कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें बनाई गई। और ये कहाँ बनाया गया, क्या कब किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मीनार जो थी वो 3 सुल्तानों द्वारा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद से देखिए जो मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई, तो मुझे मस्जिद जो है वो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए, सबसे पहले शहर में स्थित है। फिर इतिहास में इस शहर को देहली ए कोहना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। तो किसने, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ई और अ, हाँ इल्तुतमिश ई और अलाउद्दीन अ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, बट आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रहना होगा। ये पूछता है कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है वो किसने बनवाया हुआ था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम लोग को हमेशा कंसीडर करने चाहिए और हमेशा पॉइंट में भी रखने चाहिए कि नहीं ये पॉइंट अच्छा है। ये देखिए ये आई थिंक ये वाला फिर से आ गया। तो मैंने तो ये पहले बता दिया कि भीतरी प्रदेश किसे यानी हिंटरलैंड किसे कहते हैं, दूसरा गैरसन शहर किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम लोग को हमेशा माइंड में रखने चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ये सारी दिक्कत हो जाएंगी तो फिर हम लोग चैप्टर कैसे पढ़ पाएंगे। और हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल कि आप जब भी पढ़ें उसे, इसीलिए मैंने इसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि बोरिंग नहीं हो और आप इंटरेस्टिंग वे में लर्न विद फन जोश के साथ सारी चीज़ें जो है पढ़ सके। मैं ये कल ही वीडियो डाल दी रहती बट आई वॉज नॉट वेल, इसीलिए मैं कल नहीं डाल पाई। थोड़ा बहुत सर्दी है क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो उसमें अगर आप भीग जाओ तो इसीलिए आप भीगने से बचिए क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे सर्दी भी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है किसी को। तो ये सारी छोटे पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर करेंगे। देन देखिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भीतरी प्रदेश कहते हैं, हिंटरलैंड क्या थे, देन गैरसन शहर किसे कहा गया। तो ये छोटे चीज़ें जितने भी हैं हिस्ट्री में या फिर पूरे सोशल स्टडी में वो हमें याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद करेगा और इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को बहुत आसान वे में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा टाइम है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद जो पेपर हमारा अक्टूबर सितंबर तक चला जाए तो वो एक ही बार दिसंबर में हो और ये सारी चीज़ें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, इवन मैंने भी ये सुना है तो मैं बोल रही हूँ। उसके बाद से देखिए आते हैं चित्र 4 पे, यानी कि जो मोट की मस्जिद है सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। तो कौन सी मस्जिद? मोट की मस्जिद। किसने बनाई? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने मोट की मस्जिद बनाई और किसके शासन का सिकंदर लोदी के शासन काल में ये उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। तो ये उनके मंत्री ने बनाया था किसके काल में? तो सिकंदर लोदी के। इनका क्या नाम रखा गया? मोट की मस्जिद। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाए। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे
को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने इसमें देख लिया कि कैसे जो है मोट की मस्जिद है, उसमें बाहर जो है क्या लगाया जाएगा कि लड़की पढ़ी नहीं है। अगर कोई नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि हाँ, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये तो मोट की मस्जिद थी, उस पर लगाया गया था। देन इससे उनसे मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करते श्रद्धालु के परस्पर समुदाय से। तो वो लोग इसे पढ़े होने से नहीं जोड़ते थे, ये लोग किससे जोड़ते थे कि आप जो है उन्हें इस्लाम के रक्षक होने का और सारी चीज़ों का दावा कर सकते थे, तो वो इसलिए ये सारी चीज़ें लगाते थे। उसके बाद से देखिए ये है जमाली कमाल की मस्जिद जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सहायता थी, मस्जिदों को बोध करने में भी मस्जिदें सहायता थी, यानी कि धार्मिक संबोधन जो था वो मस्जिद से पूरा हो जाता था। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, तो उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा। और ये जो चित्र 5 है ये जमाली कमाल की मस्जिद है जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पे एक होमवर्क टाइप से दिया गया, क्या दिया गया कि चित्र 2, 3, 4 एवं 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं और समानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देती है। तो अध्याय 5 में चित्र 7 देखिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग ने पढ़ लिया। सो यही तक आज इसको रखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे तरीके से हम लोग कुछ भी पढ़ा जाए ताकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ लिया जाए। और देखिए मस्जिद का मेन काम क्या था कि वो लोग अपने धर्म को रक्षक मानते थे, अपने धर्म से वो बहुत बड़ा वो सोचते थे कि मस्जिद जो बनाई जाएगी तो उनसे उनकी रक्षा हो सकती है। ये सारी छोटे छोटे चीज़ें थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिएगा जितने से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने से जितने लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो सके। देन नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी चैनल डालूं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद से देखिए आप लोग जो है जब भी वीडियो को देखिए पूरा देखिए, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियोस पार्ट्स में है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग के पास इनफ टाइम है। और हो सकता है कि अब दोनों ही सेशन ही दिसंबर में हो, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी देखिए उसे मन से देखिए, कॉपी लेके बैठिए ताकि आप लिख सकें, मैं बोल रही हूँ जो सारी चीज़ों को समझ सके, ताकि आपको जो है फिर से आप रिवीजन करने जाएं, वीडियो को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, आप चीज़ों को याद भी कर लेंगे। और उसके बाद से आप जो है धीरे धीरे अब क्या करने लगेंगे कि आप खुद से जब क्वेश्चन करेंगे या मैं जब और भी क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि वाह मुझे ये चीज़ें आ रही हैं। So that's all for today. Thank you so much. Have a nice day. Stay tuned to my channel. मिलते हैं अपने इसके पार्ट 2 में क्लास 7th में. Thank you so much.